इस लेक्चर में अपन जो पीरियोडिक टेबल है उसी से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है शिल्डिंग इफेक्ट। पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद में देखेंगे एटॉमिक रेडियस, उसकी डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद में देखेंगे किस टाइप से वेरिएशन होता है एटॉमिक रेडिएशन में अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे आज अपन शिल्डिंग इफेक्ट। अब देखो शिल्डिंग इफेक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है, पहली बात तो कहाँ पर अप्लाई होता है, तो ऑलवेज आपको माइंड में रखना है शिल्डिंग इफेक्ट इज ऑलवेज एप्लीकेबल इन द सिस्टम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। जहां पर भी किसी भी सिस्टम में मोर देन वन इलेक्ट्रॉन मीनिंग मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, उसी में कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, शिल्डिंग इफेक्ट। अब होता है क्या, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है सबसे पहला एक बार इसको शिल्डिंग इफेक्ट को अपन अंडरस्टैंड करने के लिए एक बिल्कुल सा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करते। तो देखिए यहाँ पर क्या बना रहा हूं मैं, ये तो हो गया आपके न्यूक्लियस हो गया, क्लियर है। और न्यूक्लियस के अराउंड देखो ये हो गए इनके सेल हो गए, क्लियर है। न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अराउंड स्फेरिकल फॉर्म में मैंने क्या बना दिए, सेल बना दिए। अब इम्पोर्टेंट क्या है, ये तो हो गया आपके इनर सेल, इसमें भी क्या होंगे आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, ये मैंने इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दिए। और ये हो गया आपके आउटर मोस्ट सेल, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पर भी मैंने किसको रिप्रेजेंट कर दिया, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दिया, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर आपको पता है जो भी आपका न्यूक्लियस होता है उस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस पर मैंने कौन सा चार्ज बनाया है, पॉजिटिवली चार्ज बना दिया। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब आप स्टार्टिंग की क्लासेस से पढ़ते आते हैं क्या, सेम चार्ज मीनिंग लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। मीनिंग यहाँ पर देखो न्यूक्लियस पर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा नेगेटिव, तो दोनों के बीच में कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, मीनिंग यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा होगा, अट्रैक्शन टाइप का होगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिड में दोनों क्या हो गए, लाइक चार्ज मीनिंग सेम चार्ज है, तो सेम चार्ज के बीच में कौन सा आपके फोर्स लगता है, रिपल्सन लगता है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या आएगा, देखो सबसे पहले तो ये तो क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ये वाला आपके जो ये मैंने बनाई ये हो गया आपके इनर सेल, ये वाला कौन सा हो गया, इनर सेल। इसी टाइप से ये वाला कौन सा हो जाएगा, आउटर सेल, ये वाला हो गया आपके आउटर सेल, क्लियर है। और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, और ये क्या आपके पास न्यूक्लियस। अब देखो इंपॉर्टेंट बात आपको यही अंडरस्टैंड करनी है, यहाँ पर इस वाले न्यूक्लियस और इनर ऑर्बिटल या फिर आपके इनर जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इनर सेल का इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन टाइप का। तो यहाँ पर ये मैंने मेंशन कर दिया कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स है। कौन सा फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स, क्लियर है। सेम टाइप से आउटर मोस्ट सेल जो आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है मीनिंग आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है। और इसके बीच में और साथ में कौन सा न्यूक्लियस, इसके बीच में भी कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स एप्लीकेबल होगा। क्यों, क्योंकि दोनों को देखो चार्ज कैसे डिफरेंट चार्ज है, क्लियर है। और आपने पढ़ रखा है जब भी आपके पास ऑपोजिट चार्ज होंगे तो वो ऑलवेज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, मीनिंग कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन है ये, एक तो हो गया आपके इनर सेल वाला इलेक्ट्रॉन और ये कौन सा हो गया, आउटर सेल वाला इलेक्ट्रॉन। दोनों कौन से चार्ज है, सेम चार्ज है। तो यहाँ पर जो आपके फोर्स एप्लीकेबल होगा वो वाला फोर्स कौन सा होगा, वो वाला फोर्स होगा आपके रिपल्शन। यहाँ पर कौन सा फोर्स एप्लीकेबल होगा, रिपल्शन, क्लियर है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपको बात क्या समझना है, जब भी ऑपोजिट चार्ज होती है तो उनके बीच में क्या लगता है, अट्रैक्शन, चाहे से वो न्यूक्लियस हो, चाहे से आपके इनर सेल वाला इलेक्ट्रॉन हो। अदरवाइज न्यूक्लियस और आउटर सेल वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में ऑपोजिट चार्ज है तो ऑलवेज कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। सेकंड थिंग क्या आगे, इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर सेल के में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है दोनों के बीच में सेम चार्ज है, तो यहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन लगेगा। कुल मिलाकर कंक्लूजन क्या आएगा, कंक्लूजन ये आएगा कि ये जो आपका न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन है मीनिंग आउटर मोस्ट जो आपका सेल का इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर जो इसका अट्रैक्शन फोर्स है ना उतना इफेक्टिवली वर्क नहीं करता है। ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन। मीनिंग जो इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये क्या कर रहा है, आउटर जो सेल है इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। और इस न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको आउटर मोस्ट सेल पर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो आपको यही कॉन्सेप्ट है, इसमें समझना है शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले तो यह कहाँ पर एप्लीकेबल होता है, आपके मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर। तो पहला स्टेटमेंट, तो देखिए इसमें पहला स्टेटमेंट क्या बनेगा शिल्डिंग इफेक्ट में, in a
मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक system, in a multi electronic system the electrons are attract towards the nucleus as well as repelled by each other, देखो पहले स्टेटमेंट में मैंने यही मेंशन किया है कि अगर इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और न्यूक्लियस और जो आपका इलेक्ट्रॉन इसके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो पहला स्टेटमेंट मैंने यही मेंशन किया, इन ए मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम द इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्ट टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, मीनिंग न्यूक्लियस की टुवर्ड्स तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, एंड एज वेल एज रिपेल्ड बाई ईच अदर, एंड जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, रिपेल होंगे। क्लियर है। अब देखो इसका रिजल्ट क्या आएगा, जो अपन को इस वाले कॉन्सेप्ट के बारे में जानना है, शिल्डिंग इफेक्ट। तो जो आपका वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉन है ना, आउटर मोस्ट जो सेल होता है ना, अपन उसको कौन सा बोलते हैं, वैलेंस सेल। तो वैलेंस सेल की इलेक्ट्रॉन पर इस न्यूक्लियस का जो नेट जो आपका अट्रैक्टिव जो फोर्स है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और इसी को क्या बोलते हो आप, शिल्डिंग इफेक्ट। और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, इनर सेल में जो भी आपके प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो इसके लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या बनेगा, तो देखिए सेकंड वाले स्टेटमेंट में क्या बनेगा, द डिक्रीज इन attraction force, the decrease in attraction force in between the nucleus and valence shell इलेक्ट्रॉन। तो देखो सेकेंड वाला स्टेटमेंट क्या बन रहा था, डिक्रीज इन अट्रैक्शन फोर्स इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर ऑर्बिटल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स। It is called as shielding effect. और आप इसी को क्या बोलते हो, shielding effect। तो देखो इसकी डेफिनेशन आ गई है सेकंड वाले स्टेटमेंट में, द डिक्रीज इन द अट्रैक्शन फोर्स इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स, इट इज नोन एज द शिल्डिंग इफेक्ट। मीनिंग शिल्डिंग इफेक्ट के लिए जो मेनली जो रिस्पॉन्सिबल कौन है, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन, जो क्या करते हैं इस न्यूक्लियस का जो आपके अफेक्टिव या फिर इसका अट्रैक्टिव जो फोर्स होता है नेट, उसको जो आउटर जो सेल है उसके इलेक्ट्रॉन पर क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अपन शिल्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो एक छोटी सी डेफिनेशन और आती है इसके अंदर, जेड इफेक्टिव, मीनिंग यहाँ पर एक और डेफिनेशन के बारे में अपन देखेंगे, जेड इफेक्टिव। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके नेक्स्ट के अंदर देखते हैं अपन। अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। देखो ये क्या होता है, जो भी आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कौन फील करता है, आपके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन फील करता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं जेड स्टार से। तो सबसे पहला पॉइंट तो क्या बनेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में, ये लीजिए पहला स्टेटमेंट बनेगा, इट इज डिनोटेड बाई जेड स्टार। मीनिंग सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उसको आप किससे डिनोट करते हो, जेड स्टार से डिनोट करते हो। क्लियर है। सेकंड पॉइंट क्या बनेगा, इसको डिफाइन कर रहा हूं तो डेफिनेशन में क्या जाएगा, डिफाइन में कुछ नहीं करना कि जो भी आपका अट्रैक्शन फोर्स होता है किस पर, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पर जो एक्सपीरियंस करता है उसी को आप क्या बोलते हो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो कि यहाँ पर इसकी इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ये लीजिए, द
अट्रैक्शन फोर्स, द अट्रैक्शन फोर्स experienced by valence shell electron, valence shell electron। क्लियर है? तो इसकी डिफाइन कर दिया मैंने इसको। द अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज जेड इफेक्टिव बोल सकते हो, अदरवाइज आप इसको क्या बोल सकते हो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड इफेक्टिव का मीनिंग क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, जेड स्टार से। क्या फॉर्मूला रहेगा इसका, तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। जेड स्टार मीनिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा। ये ध्यान रखना है, फॉर्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट बनता है। जेड स्टार मीनिंग क्या हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसके इक्वल होता है, जेड माइनस सिग्मा। अब आपको ये पता होना चाहिए, जहां पर जेड क्या है तो यहाँ पर मेंशन कर देता हूं, वेयर जेड इक्वल टू एटॉमिक नंबर। जेड का मीनिंग किससे होगा मेरा, एटॉमिक नंबर से। जैसे आपके पास कार्बन आ गया तो एटॉमिक नंबर कितना मेंशन करेंगे, यहाँ पर 6 रख देंगे। ऑक्सीजन आ गया तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। मीनिंग जो भी उसका एटॉमिक नंबर है उसको जेड की जगह पुट करना है। सेकंड वाला क्या है, सिग्मा, तो यहाँ पर सिग्मा ध्यान रखना है क्या, आपके शिल्डिंग कांस्टेंट। ये क्या होता है आपके शिल्डिंग कांस्टेंट। सिग्मा है वो कांस्टेंट, और कांस्टेंट भी कौन सा है, ये इसको आप बोल सकते हो शिल्डिंग कांस्टेंट। और शिल्डिंग को ध्यान रखना, सेकंड वर्ड भी यूज कर सकता है, कौन सा, स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, शिल्डिंग और स्क्रीनिंग एक दोनों का मीनिंग सेम है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, शिल्डिंग कांस्टेंट। और जेड स्टार क्या हो जाएगा, ये लीजिए, जेड स्टार आपका हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये लीजिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये लीजिए जे, इसको आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, जेड इफेक्टिव से, अदरवाइज इसको शॉर्ट में बोलते हैं अपन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया। अब देखो एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो स्क्रीनिंग का ऑर्डर है, मीनिंग जो शिल्डिंग का क्या क्या ऑर्डर होगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखो नेक्स्ट वाला पॉइंट ध्यान रखना आपको, ऑर्डर ऑफ शिल्डिंग, ऑर्डर ऑफ। अब आप इसको शिल्डिंग कांस्टेंट बोल सकते हो, स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोल सकते हो, बात एक ही है। तो ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग, ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग। अब आपको ऑर्बिटल के रेस्पेक्ट में बोल रहा हूं मैं यहाँ पर कि जो भी स्क्रीनिंग इफेक्ट है या शिल्डिंग इफेक्ट है उसका क्या क्या ऑर्डर होगा। तो आपको ऑलवेज ध्यान रखना, ऑलवेज एन एस ऑर्बिटल है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट मैक्सिमम शो करेगा, उसके बाद में एन पी ऑर्बिटल, उसके बाद में एन डी ऑर्बिटल, और सबसे लास्ट में होता है आपका एन एफ ऑर्बिटल। तो ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट पड़ता है कि जो शिल्डिंग इफेक्ट है या फिर आपका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो मैक्सिमम कौन सा ऑर्बिटल शो करेगा, एनएस वाला, उसके बाद में एनपी, देन एनडी, देन एनएफ करेगा। क्लियर है? और यहाँ पर देखो ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग, क्लियर है, तो सबसे मैक्सिमम एस ऑर्बिटल शो करेगा और सबसे मिनिमम एफ ऑर्बिटल शो करेगा। इसका मीनिंग क्या है, जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के जितने ज्यादा पास में होगा ना उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट या शिल्डिंग इफेक्ट उतना ही मैक्सिमम होगा। आपको पता है सबसे पहले न्यूक्लियस के पास में कौन आता है, एस, फिर उसके बाद में पी, फिर उसके बाद में डी, और उसके बाद में कौन सा आता है, एफ आता है। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना है। एक और यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और मेंशन कर देता हूँ, वो वाला पॉइंट क्या बनेगा कि यहाँ पर जो शिल्डिंग इफेक्ट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये भी ध्यान रखना आपको, शिल्डिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर सेल इलेक्ट्रॉन। ये ध्यान रखना है कि इनर सेल में जितने ज्यादा नंबर में आपके इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही मैक्सिमम क्या होगा, आपका शिल्डिंग इफेक्ट होगा। क्लियर है? क्योंकि ये रिपेल कौन करेगा इलेक्ट्रॉन को, इनर सेल वाला करेगा। कौन से इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये बात ध्यान रखनी है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन है, किससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, और फॉर्मूले में जेड और जो सिग्मा किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग क्या है, और साथ के अंदर शिल्डिंग इफेक्ट है वो कब मैक्सिमम होगा। क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट पॉइंट अब डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियस। अब देखो एटॉमिक रेडियस को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले वही बात, ये तो क्या होगा, आपका न्यूक्लियस होगा जिस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज होता है। फिर उसके बाद में क्या होते हैं, आपके सेल्स होते। क्लियर है? क्या होते, सेल्स होते, और सेल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स होते। ये लीजिए मैंने इलेक्ट्रॉन मेंशन कर दिए यहाँ पर।
इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये तो न्यूक्लियस हो गया, ये इनर सेल हो गया, ये कौन सा हो गया, आउटर मोस्ट ऑफ सेल हो गया। तो यहाँ पर आपको एटॉमिक रेडियस की जब भी बात आती है ना, तो कौन सी डिस्टेंस हो जाएगी, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के साथ जो आपके आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसी को आप क्या बोलते हो, एटॉमिक रेडियस बोलते हो। ये जो आपके रिप्रेजेंट करेगा इस वाली जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को, इसी को आप क्या बोलते हो, एटॉमिक रेडियस। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, यही मेरे लिए क्या है, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस। तो सबसे पहले देखेंगे अपन यहाँ पर क्या फॉर्मूला आएगा। फॉर्मूले में करना कुछ नहीं है आपको, इसको डिफाइन करना, तो डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है क्या, कि जो भी आपका न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट जो सेल का इलेक्ट्रॉन है, मीनिंग वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच में जो आपके डिस्टेंस होती है, इसी को आप क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। तो एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस is defined as the distance in between the distance in between the nucleus and in between the nucleus and outermost cell, outermost सेल। क्लियर है। यहाँ पर क्या होगी, इसको डिफाइन कर दिया हमने, न्यूक्लियस और जो आपके आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है, उसी को क्या बोलते हो आप, एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। पहला पॉइंट क्लियर है। अब देखो एटॉमिक जो रेडियस का ये तो होगी, इसको डिफाइन कर दिया अपन ने। सेकेंड वाली बात आती है कि जो एटॉमिक रेडियस है, इसका अपन एक्यूरेटली जो मेजरमेंट है वो नहीं कर सकते, और इसके पीछे क्या क्या लॉजिक है उसको अंडरस्टैंड करते। तीन लॉजिक है। पहला तो वेव मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग आएगा, जो क्या बोलेगा कि कोई भी आपका एटम, उसकी कोई भी डिफाइंड वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती है। सेकेंड वाला पॉइंट क्या आएगा कि कोई भी आपका एटम है, ये आपके पॉसिबल नहीं है कि आप उसको सेपरेट आउट करके और उसका क्या मेजरमेंट कर लो, किसके मेजरमेंट कर लो, एटॉमिक रेडियस का मेजरमेंट कर लो। क्लियर है। दो फैक्टर हो गए। थर्ड वाला फैक्टर क्या बोलेगा कि जब भी आपके एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे, तो ये एक फिक्स स्टेट में फिक्स होती है। नहीं, अगर मान लीजिए वन बाइंडिंग स्टेट से आप अनदर बाइंडिंग स्टेट के अंदर मूव करेंगे, तो एटॉमिक रेडियस भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्लियर है। तो नेक्स्ट वाला जो पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा जाता है, क्या पॉइंट बनेगा, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल, it is quite impossible to measure accurate atomic radius, atomic radius regions। क्लियर है। मीनिंग ये वाला स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इसका स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, उसके अंदर आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं इस टाइप से। क्या बनेगा, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू मेजर एक्यूरेट एटॉमिक रेडियस। मीनिंग कोई भी आपके एटॉमिक रेडियस अपन उसका एक्यूरेटली क्या नहीं कर सकते, मेजरमेंट नहीं कर सकते। और इसके पीछे क्या रीजन है, क्या लॉजिक, तो वो रीजन देखेंगे। तो सबसे पहला रीजन देखो, रीजन के अंदर सबसे फर्स्ट वाला रीजन देखेंगे अपन, अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स, अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स, ये ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स एन एटम डज नॉट हैव वेल डिफाइंड बाउंड्री। तो पहला जो आपका स्टेटमेंट है, जो रीजन है, वो क्लियर कर दिया है मैंने कि कोई, अब अगर अपन बात किसकी करें, वेव मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग देखें, तो कोई भी एटम हो उसकी किसी भी टाइप की वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। जब वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होगी, तो अपन उसकी एक्यूरेट एटॉमिक रेडियस का मेजरमेंट नहीं कर सकते। सेकेंड वाला पॉइंट देखेंगे, सेकेंड वाला कौन सा रीजन है, इट इज इम्पॉसिबल to separate, it is impossible
to separate atom and it is impossible to separate atom and measure its atomic radius मीनिंग सेकेंड वाला रीजन भी इंपॉर्टेंट है। क्या क्या बोल रहा है कि ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी एटम को क्या करो, पहले सेपरेट आउट कर दो और सेपरेट आउट करके उसकी एटॉमिक रेडियस का क्या कर लो, मेजरमेंट कर लो। ये क्या होता है आपके इम्पॉसिबल होता है। क्लियर है। लास्ट वाला स्टेटमेंट देखेंगे, एटॉमिक रेडियस का अपन करेक्टली या एक्यूरेटली मेजरमेंट क्यों नहीं कर सकते। मैंने रीजन क्या बताया था, जब भी एटॉमिक रेडियस होगी वो वन बाइंडिंग स्टेट से अगर अपन सेकंड बाइंडिंग स्टेट के अंदर या अनदर बाइंडिंग स्टेट में जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, वेरिएशन आ जाएगा उसमें। क्लियर है। तो यहां पर देखो थर्ड पॉइंट क्या बन जाएगा, एटॉमिक रेडियस चेंज्ड फ्रॉम one binding state to one binding state to another binding state तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी वन बाइंडिंग स्टेट से अनदर बाइंडिंग स्टेट की ओर मूव करेंगे तो जो भी आपकी एटॉमिक रेडियस वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये जो तीन लॉजिक है जिसके बेस पर अपन कोई भी एटम हो उसकी जो आपके एटॉमिक रेडियस है उसका एक्यूरेटली मेजरमेंट नहीं कर सकते। अब इसके बाद में अपन ये देखेंगे कि जो एटॉमिक रेडियस है उसके ऊपर आपके अक्रॉस द पीरियड क्या इफेक्ट पड़ता है और डाउन द ग्रुप क्या इफेक्ट पड़ता है, मीनिंग कब तो इंक्रीज होती है और कब क्या होती है, डिक्रीज होती है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे अब एटॉमिक रेडियस वेरिएशन, मीनिंग किस टाइप से वेरिएशन होता है एटॉमिक रेडिएशन में, अक्रॉस द पीरियड क्या होता है और साथ में आपके डाउन द ग्रुप क्या होता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अक्रॉस द पीरियड, ध्यान से समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट। ये देखिए सबसे पहले अपन बात करेंगे अक्रॉस द पीरियड, अगर अपन बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जब आप मूव करते हो अक्रॉस द पीरियड मीनिंग लेफ्ट टू राइट मूव करते हो किसी भी पीरियड में, तो वहां पर एटॉमिक जो रेडियस है उसमें किस टाइप का चेंज होता है। तो ऑलवेज आपको कीप इट इन माइंड, अक्रॉस द पीरियड जब भी आप अक्रॉस द पीरियड मूव करते हो तो सबसे पहले क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। तो यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं एटॉमिक नंबर इंक्रीज, एटॉमिक नंबर क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। क्लियर है। अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो हमेशा आपको ध्यान रखना जब भी एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होता है, ऑलवेज इंक्रीज होता है। तो यहां पर देखेंगे अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है नहीं क्या जगह, न्यूक्लियर चार्ज इज ऑल्सो इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज इज ऑल्सो इंक्रीज, मीनिंग जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ, न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, न्यूक्लियर चार्ज इज ऑल्सो इंक्रीज। अब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने के बाद में देखो इलेक्ट्रॉन है वो किसके अंदर एंट्री करेगा, सेल में एंट्री करेगा, लेकिन सेल क्या रहेगा, सेम सेल के अंदर क्या करेगा, एंट्री करेगा। तो यहां पर देखो क्या बनेगा, नंबर ऑफ सेल्स number of cells are remain same जो भी आपका नंबर ऑफ सेल है वो क्या रहेगा, रिमेन सेम, मीनिंग क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्योंकि अगर आप पीरियड की बात करेंगे सेकंड पीरियड है तो जो आपके नंबर ऑफ सेल कौन सा होगा, सेकंड वाला होगा। फोर्थ वाले की बात करेंगे तो कौन सा होगा, फोर्थ वाला ही होगा। तो मीनिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो भी आपके सेल है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। जो भी सेल्स आर रिमेन सेम, मीनिंग जो भी आपका सेल होगा, जैसे सेकंड वाले के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो सेकंड वाले में जाएगा, थर्ड वाले के अंदर मूव कर रहा है पीरियड में तो थर्ड वाले सेल में गिर जाएगा। मीनिंग सेल्स आर रिमेन सेम, मीनिंग सेल्स में चेंज नहीं होता है। क्लियर है। अगर आप मान लीजिए सेल में चेंज नहीं हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर एडिड होगा, तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू सेम सेल, मीनिंग क्या हो जाएगा, ऐसा हो रहा तो जो भी आपका इलेक्ट्रॉन आएगा वो कौन से सेल में जाएगा, सेम सेल में जाकर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा,
ऐड हो जाएगा। जैसे सेम सेल में जाकर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो उस वाली कंडीशन में देखो अब क्या बनेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट कुछ भी बोल सकते हो। स्क्रीनिंग कांस्टेंट जिसको आपने किससे रिप्रेजेंट किया था, सिग्मा से रिप्रेजेंट किया था। क्लियर है? तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। स्क्रीनिंग कांस्टेंट इंक्रीज, स्क्रीनिंग कांस्टेंट इंक्रीज एंड hence atomic radius डिक्रीज। ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज। तो ये वाला आपको वेरिएशन किस में बता रहा है, एटॉमिक रेडिएशन वेरिएशन इन ए पीरियड। नहीं, पीरियड में क्या होता है, जब भी आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे, अक्रॉस द पीरियड जाओगे, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। जब भी एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, आपको अच्छे से पता है कि एक पीरियड के अंदर जो आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मीनिंग जो नंबर ऑफ सेल क्या रहता है, सेम रहता है। तो सेल्स आर रिमेन सेम रहेगा। अगर सेल क्या है, रिमेनिंग रह रहा है, सेम है, मीनिंग सेल क्या है, सेम है, तो जो भी आपके इनकमिंग इलेक्ट्रॉन हो वो किस में ऐड होते जाएंगे, सेम सेल में। अब सेम सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहे हैं, मीनिंग इसका स्क्रीनिंग जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जब जब आपकी स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, उसकी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? तो मीनिंग इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियस क्या होती है, आपके डिक्रीज होती है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, उसके बाद में ग्रुप की डिस्कस करते हैं। अब ग्रुप में देखिए किस टाइप से वेरिएशन होगा, एटॉमिक रेडिएशन वेरिएशन इन ए ग्रुप। अब आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ग्रुप में तो क्या कहां पर मूव करते हो, अप टू डाउन मूव करते हो, और पीरियड में कहां चलते हो, अक्रॉस द पीरियड, मीनिंग लेफ्ट टू राइट मूव करते हो। तो अब अपन बात करेंगे कहां पर, एटॉमिक रेडियस से डील करेंगे डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। जब भी आप ग्रुप में अप टू डाउन मूव करते हो तो उस वाली कंडीशन में क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आप ग्रुप में अप टू डाउन मूव करते हो तो उस वाली कंडीशन के अंदर क्या होता है, जो भी आपका जो सेल होता है वो क्या होता है, ऐड होता जाता है। क्लियर है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ग्रुप के अंदर अप टू डाउन मूव करते हो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, ऐड होते जाते हैं। कहां पर, न्यू सेल में। तो पहला पॉइंट क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स एडेड टू न्यू सेल। पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि जो भी आपका न्यू सेल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे। जब भी इलेक्ट्रॉन आपके न्यू सेल में ऐड होते जा रहे हैं, मीनिंग यहाँ पर नंबर ऑफ सेल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट ये बन जाएगा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज, मीनिंग जो भी आपका सेल है उसका नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब भी सेल का नंबर इंक्रीज हो जाता है ना, उस वाली कंडीशन में एटॉमिक रेडियस भी क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो इसका कंक्लूजन क्या आ जाएगा, एटॉमिक रेडियस विल बी इंक्रीज, एटॉमिक रेडियस विल बी इंक्रीज। तो ये ध्यान रखना आपको, डाउन द ग्रुप के अंदर ये ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर ऐड होता है, न्यू सेल में। और जब भी न्यू सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, मीनिंग नंबर ऑफ सेल क्या होगा, इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है तो उस वाली कंडीशन में एटॉमिक रेडियस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब इसको अपन एक एग्जाम्पल की हेल्प से अंडरस्टैंड करते। तो एग्जाम्पल देखो, जैसे आपको बोल दिया लिथियम हो गया, सोडियम हो गया एंड पोटेशियम, और इनका आपको कंपैरिजन करवा लिया एटॉमिक रेडियस का, एटॉमिक रेडियस। तीनों एलिमेंट आपको प्रोवाइड करवा दिया और आपको बोल दिया कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इनकी जो एटॉमिक रेडियस है उनका क्या कीजिए, कंपैरिजन कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहली बात तो देखो इनका अरेंजमेंट कैसा होता है। पीरियोडिक टेबल के जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें मैंने आपको कंप्लीट बता रखा है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, क्या इनकी पोजीशन होती है, कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, कौन से पीरियड तक बिलोंग करते हैं। क्लियर है? तो आपको ये पता होना चाहिए इनका अगर पीरियोडिक टेबल के अंदर में देखो अरेंजमेंट क्या होगा, लिथियम, इसके बाद में सोडियम और उसके बाद में क्या आता है, पोटेशियम आता है। अगर बात करूं मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं तो देखो लिथियम का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 3, मीनिंग क्या हो जाएगा 1s2 2s1 हो गया। फिर बात करेंगे सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना, इसका 3 हो गया, सोडियम का 11 होता है और पोटेशियम का कितना होता है, 19 होता है। क्लियर है इतना? तो सोडियम का देखो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1, काउंट कर लो 11 हो गया, 2 2 4 6 10 और 1 कितना हो गया, 11 हो गया। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 19, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा,
इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, काउंट करो देखिए 2 2 4 6 10 12 6 18, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर आपके 4s1 आ जाएगा। ये हो गया 19। अब देखो इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन से किस टाइप से डील करना है, तो देखो आपको क्या पूछा है एटॉमिक रेडियस, और अपन को बात किस में कर रहा है ग्रुप में, क्योंकि देखो यहाँ पर लिथियम सोडियम पोटेशियम ये क्या हो गया आपका कहाँ पर मूव करवा रहा है, डाउन साइड द ग्रुप। कहाँ पर मूव करवा रहा है, डाउन साइड द ग्रुप। अब आपको अच्छे से पता है जब भी डाउन साइड द ग्रुप आप चलते हो, इलेक्ट्रॉन एडेड टू न्यू सेल, मीनिंग देखो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर एड हुआ था 2s1 में, यहाँ पर सोडियम की बात करो तो कहाँ पर आएगा 3s1 में, और पोटेशियम की बात करो तो कहाँ पर एंटर कर रहा है 4s1 में। क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन एडेड टू न्यू सेल, देखो डाउन द ग्रुप गया, यहाँ पर कौन से सेल में आया, सेकंड वाले में, कौन से में आया थर्ड में, और कौन से में आया फोर्थ में। नहीं यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एड हो रहा है कहाँ पर न्यू सेल में। फिर देखो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ सेल कितना है 2, यहाँ पर कितना हो गया 3, और यहाँ पर कितना हो गया 4, तो ये भी सही है, नंबर ऑफ सेल भी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। और जब भी नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाएगा तो एटॉमिक रेडियस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इस वाली कंडीशन में जो इनकी एटॉमिक रेडियस का क्या ऑर्डर आ जाएगा, तो आंसर ये होगा आपके पास एटॉमिक रेडियस का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, सबसे मैक्सिमम कौन है, पोटेशियम, तो यहाँ पर सबसे मैक्सिमम आपकी रेडियस होगी पोटेशियम की, फिर इसके बाद में आएगा सोडियम, और सबसे लिस्ट होगी आपके लिथियम की। क्लियर है, किसके बेस पर बोल दिया आपने, बस ये पता लगा लिया कि डाउन साइड द ग्रुप चल रहा है, अदरवाइज अक्रॉस द पीरियड चल रहा है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक एग्जाम्पल किसका करते, पीरियड से बिलोंग करता है उसका भी एक एग्जाम्पल मेंशन कर लेते। अब देखो सेकंड वाला एग्जाम्पल अपन डील किससे करेंगे, पीरियड वाले से। पहला वाला अपन देख चुके हैं, कौन सा अपन ग्रुप वाला डाउन साइड का ग्रुप है उसमें किस टाइप से चेंजेस होता है वो देख चुके। अब किसकी बात करेंगे, अपन एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर देखेंगे, लेकिन अब की बार डील किससे करना है, पीरियड से डील करना है, मीनिंग अक्रॉस द पीरियड। तो सबसे पहले देखो इनका अरेंजमेंट आना चाहिए, मैंने सिखा रखा है कार्बन, ये लीजिए आपका कार्बन, इसके बाद में कौन आता है नाइट्रोजन, फिर आता है आपका ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। तो पहले तो आ गया कार्बन, एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, फिर आ गया आपका नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, फिर आता है आपका ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, और लास्ट में आता है आपका फ्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 9 होता है। तो ये क्या हो गया आपके अक्रॉस द पीरियड हो गया, मीनिंग लेफ्ट टू राइट मूव करवा रहा है। अब देखो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2, 2s2, 2p2 हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का देखो कितना हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p3, 2 2 4 3 कितना हो गया 7 हो गया नाइट्रोजन का। ऑक्सीजन का 8 है, तो देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p4 हो गया। और फ्लोरीन की बात करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2 एंड 2p5 हो गया। क्लियर है, 2 2 4 5 और 9। क्लियर है, तो यहाँ पर ये हो गया कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो सबसे पहले तो आपको देखो ऑर्डर किसका पूछा है, एटॉमिक रेडियस का, तो यहाँ पर मैं ऑर्डर लिखूंगा किसका, एटॉमिक रेडियस का। एटॉमिक जो रेडियस की जब भी बात करता है तो सबसे पहले आपको यही आइडेंटिफाई करना है कि ग्रुप के अंदर डाउन साइड द मूव करवा रहा है, अदरवाइज अक्रॉस द पीरियड मूव करवा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा केस लग रहा है, अक्रॉस द पीरियड। क्लियर है, मीनिंग लेफ्ट टू राइट मूव करवा रहा है, मीनिंग अक्रॉस द पीरियड बात कर रहा है। अब मैंने इससे पहले आपको बताया अक्रॉस द पीरियड मूव करती है तो क्या क्या हैपन होता है, जब भी आप अक्रॉस द पीरियड चलते हो तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। ये देखो 6 7 8 एंड 9। क्लियर है, एटॉमिक नंबर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सेकंड बात क्या बोली थी, जब भी एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है उस वाली कंडीशन में न्यूक्लियर चार्ज ऑलवेज क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो इलेक्ट्रॉनिक जो आपके न्यूक्लियर चार्ज है वो भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। थर्ड वाली बात क्या बताई थी मैंने, कि जो आपका सेल है वो क्या रहता है, रिमेनिंग सेम, मीनिंग उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 2p में गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है, 2p में। ऑक्सीजन के केस में भी 2p में, और फ्लोरीन के केस में भी 2p में, मीनिंग वो वाली बात है वो जस्टिफाई हो रही है। मीनिंग जो भी आपका सेल है वो क्या रहता है, रिमेनिंग सेम रहता है। क्लियर है, नेक्स्ट वाली बात क्या आती है, सेल तो क्या हो गया आपके रिमेनिंग सेम रह गया। फिर देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें तो यहाँ पर 2 3 4 और 5, मीनिंग जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है, साथ में इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर देखो स्क्रीनिंग कांस्टेंट,
स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ये जिसको अपन क्या बोला था सिग्मा, उसकी वैल्यू क्या होती है इंक्रीज, और जब जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो स्क्रीनिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू तो इंक्रीज होती है, और जिसके कारण क्या होगा, जो आपकी एटॉमिक रेडियस है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो सबसे मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस किसकी होगी, लेफ्ट साइड वाले की, मीनिंग कार्बन की। तो एटॉमिक रेडियस की बात करता है तो मैक्सिमम तो किसकी हो जाएगी, आपके कार्बन की, फिर कौन आ जाएगा, नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। तो ये वाला ऑर्डर ध्यान रखना आपको। तो एक ही बात ध्यान रखनी है, जब भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करती हो एटॉमिक रेडियस क्या होती है आपके, डिक्रीज होती है, उसके रीजन में लिखा चुका हूं पहले। और जब भी आप डाउन साइड द ग्रुप क्या करते हो, मूव करते हो, तो उस वाली कंडीशन में एटॉमिक रेडियस ऑलवेज क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्या लॉजिक है इसके पीछे, क्या कॉन्सेप्ट है, वो अपन पहले क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। आज का लेक्चर यही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे जो एटॉमिक रेडियस है उसको कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अगर वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्लासमेट और फ्रेंड के साथ चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।